हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लॉ विद निकिता। सॉरी, प्रीवियस वीडियो में मुझे अनअवॉइडेबल स्टफ की वजह से वीडियो को बीच में ही पॉज करना पड़ा था। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं ताकि बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, जो डीपीएसपी हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा था, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को। ठीक है, तो पहले हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आर्टिकल के साथ गो थ्रू कर लेंगे। तो आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और आर्टिकल भी है साथ में समझ में आने लगेंगे कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल से कैसे डील कर पा रहे हैं, गांधीयन प्रिंसिपल से कैसे डील कर पा रहे हैं और इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से कैसे डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है बेसिकली ये क्या करते हैं कि इनका बेसिकली एम है कि ये सोसाइटी क्रिएट कर सके जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे बेस्ड हो। ठीक है, ये जो इनके जो प्रोविजंस है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के, ये इंश्योर करते हैं कि वेल्थ और रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, और कोई भी पर्सन सफर नहीं करे पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन। तो बेसिकली ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब जो महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थे उसके ऊपर बेस्ड है। उनका मेन आइडिया क्या था कि वो विलेज बेस्ड डेमोक्रेसी बना सके। ठीक है, और रूरल के जो कैरेक्टर हैं सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर सके, मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड जो है सोसाइटी में उनको प्रिजर्व कर सके। तो बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल जो है रूरल बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर सब सब फोकस करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल हैं ये किस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे, मॉडर्न डेमोक्रेसी पे। ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो किस पे फोकस करे, जस्टिस, फ्रीडम एंड प्रोग्रेस पे। ठीक है, हमने अभी ओवरव्यू देख लिया है, अब हम हर एक प्रिंसिपल से गो थ्रू करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि इनको हमने कैसे कैटेगराइज करा है। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में 36 से 51 तक कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं, बट एक एग्जाम प्रेजेंटेशन वे में बात करें डीएवीवी के मेथड्स में तो क्लासिफिकेशन एक बेस्ट रहेगा डीपीएसपी के लिए, उसके जो एम, आइडिया और ऑब्जेक्टिव जो उसको अचीव करने हैं उसको शो करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये एम करते हैं कि हमें प्रोवाइड कर सके सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिमूव कर सके इनइक्वालिटी सोसाइटी में से। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 बोलता है कि हमें प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ पीपल का एंड रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो जस्टिस प्रोवाइड करना है हमें, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, वेलफेयर वेलफेयर प्रमोट करना है लोगों का, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हमें जस्टिस प्रोवाइड करना होगा इस पर्सन को, मतलब हर एक सिटीजन्स को, किस फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये ऑल देखा जाए तो ये तीनों चीजें सारा ऑल ओवर जो कैटेगरीज ऑफ एरिया होते हैं उसको कवर कर लेता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 39 बोलता है कि सिक्योर करेगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्ट करेगा वर्कर्स को, इंश्योर करेगा एडुकेट लाइवलीहुड मिले। तो इक्वल पे का इक्वल वर्क का इक्वल पेमेंट मिले। ठीक है, वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले, इंश्योर करे कि उनको एडुकेट लाइवलीहुड मिल जाए। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 43 बोलता है लिविंग वेज एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन जो है वो सभी लोगों को मिले। ठीक है, 47 बात करता है आर्टिकल इंप्रूव करे पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो ये हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल को समझा। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके सारे सिटीजन्स को जो भी उस क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं, एंड इंश्योर करे डिग्निटी फॉर ऑल द सिटीजन। क्यों? क्योंकि उनको लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन से जो उनकी डिग्निटी है वो इंश्योर हो रही है। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जो बेसिकली उनकी इंश्योर हो रही है डिग्निटी। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस से उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात हो रही है। ठीक है,
राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं डिग्निटी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया and even foreigners are also allowed to be job. Okay, fun fact apart. अब हम आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे। बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, दिस प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। अपन ने पहले ही इसका ओवरव्यू में समझ लिया था कि ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने पे फोकस करते हैं एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, आर्टिकल 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अपने लोकल एरिया पे, जो जैसे गांव में विलेज पंचायत होते हैं, सरपंच एंड उप सरपंच, सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, तो वो उनको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, आर्टिकल 43 बोलता है प्रमोट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना है। ठीक है, आर्टिकल 46 बोलता है प्रमोट एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, SC STs है, उनको क्या करें, उनकी एजुकेशन एंड वेलफेयर को प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है थोड़ी अटेंशन की। ठीक है, मतलब उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है थोड़ा आगे फॉरवर्ड करने की, तो उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करें और उनकी वेलफेयर को भी प्रमोट करें। आर्टिकल 47 बोलता है कि प्रोहिबिट करे कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो जो भी ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हैं, जो भी इंटॉक्सिकेशन के सब्सटेंस होते हैं, उनको प्रोहिबिट करे किस चीज से, कंज्यूम करने से। ठीक है, आर्टिकल 48 बोलता है ऑर्गेनाइज करे एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिट काउ स्लॉटर। ठीक है, तो भैया एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करो, गाय को जो मारते हैं वो सब बंद करो। ठीक है, फिर आता है थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये आइडिया जो है रिफ्लेक्ट, ये जो प्रिंसिपल हैं ये कौन से आइडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी को। ठीक है, इनके एग्जांपल है आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, मतलब सबके लिए एक कानून होना चाहिए, वो इस आइडिया को प्रमोट करता है। आर्टिकल 45 बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले बच्चों को। आर्टिकल 48A बोलता है कि इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट करे अपन एनवायरनमेंट को। 50 बोलता है जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखो ताकि इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे, चेक एंड बैलेंस वर्क होता रहे। ठीक है, आर्टिकल 51 बोलता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस जो है उसको प्रमोट कर सके और रेस्पेक्ट कर सके अपन इंटरनेशनल लॉ की, मतलब बेसिकली ब्रदरहुड और रेस्पेक्ट कर सके, यूनिटी मेंटेन कर सके, फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट कर सके आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड बात करता है, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इसके नेचर एंड फीचर्स। नेचर एंड फीचर क्या है डीपीएसपी के, तो सबसे पहला फीचर है इसका और नेचर है नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि डीपीएसपी को हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जैसे हम आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, और 220 आर्टिकल 226 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते। सॉरी फ्लो में थोड़ा गलत हो गया। ओके, वापस से स्टार्ट करते हैं। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि कोर्ट में हम इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35, वो अगर वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। बट अगर डीपीएसपी जो हमने नाम से समझा था कि डायरेक्शन से, ये प्रिंसिपल है डायरेक्शन से, जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ एंड पॉलिसीज बनाते हैं तो उनको फॉलो कर लें। ठीक है, उनको नोटिस में ले लें, उन पे भी अगर बनाना हो तो वैसे वाला सिचुएशन है ये। तो अगर स्टेट फॉलो नहीं भी करेगी तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, उनको इन्फोर्स कराने के लिए कि स्टेट ने इस पे तो कानून बनाया नहीं है ऐसा, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर डीपीएसपी को स्टेट फॉलो नहीं भी कर दिए तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम जा सकते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन, ये बेसिकली गाइड है गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिसीज के लिए। डायनेमिक इन नेचर, कैन चेंज विद टाइम एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। तो जो डीपीएसपी का जो नेचर है वो है डायनेमिक, ये सिचुएशन एंड जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स होती है टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है। फिर आता है सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के साथ सप्लीमेंट है डीपीएसपी। ये बेसिकली क्या एम करते हैं, दोनों साथ में एम करते हैं कि ये
फेयर वेलफेयर सोसाइटी स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। टुगेदर दे एम टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, तो हमने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो पहला इसका है फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये बेसिकली गाइड करते हैं स्टेट को टू प्रोवाइड, दे गाइड द स्टेट टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना वेलफेयर स्टेट का बेसिक फाउंडेशन होता है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटी अमंग सिटीजंस, किसी भी बेसिस पे उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल गाइडेंस, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग। तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या होती है, डायरेक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस के टाइम पे, ठीक है। Moral and ethical standard serve as a measure for judging government performance। तो moral and ethical standard कैसा है इसको, कि ये measures हैं, serve करते हैं as a measure for judging government performance, ठीक है। फिर आता है inspiration for laws, many act like मनरेगा, right to education, environment protection acts are based on DPSP। तो जो राइट टू एजुकेशन हमें 2002 में मिला था, वो हमें डीपीएसपी से मिला था। मनरेगा में जो बच्चों को है, जो भी स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको खाना मिलता है, ठीक है, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशंस है उनको इंक्रीज कर सकें, ठीक है। फिर आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी डीपीएसपी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, वो हमें समझ में आता है 2 केस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी समटाइम क्लेश, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता है। चंपकम दोराई राजन का जो केस था 1951 का, उसमें कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल्ड ओवर डीपीएसपी। मतलब अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स ऊपर आएंगे और डीपीएसपी नीचे आएंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी के ऊपर हमेशा प्रिवेल करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बट लेटर अमेंडमेंट हुआ 25th एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और केशवानंद भारती का केस आया 1973 में। उसमें कोर्ट ने एस्टेब्लिश करा कि जो फंडामेंटल राइट्स इन डीपीएसपी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो उनको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा साथ का, ठीक है, दे मस्ट बी अ बैलेंस्ड टुगेदर, उनको साथ में बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। केशवानंद भारती केस, भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ आर बोथ असेंशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक असेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड केस मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस है। कोर्ट ने बोला था, court held that harmony between fundamental right and DPSP is a part of basic structure of the constitution। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच की जो हार्मनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। कंक्लूजन आता है कि डीपीएसपी जो है वो हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन विजन फॉर वेलफेयर। ये एम करते हैं कि एक सोसाइटी क्रिएट कर सके, ठीक है, जहाँ पे सिटीजन एंजॉय कर सके जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी को। इवन दो भले ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये मोरल एंड पॉलिटिकल कंपासेस है फॉर गवर्नमेंट टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जब फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होंगे तो ये रियलाइज करवाने में हेल्प करेंगे जो प्रीएम्बल का बेसिक ड्रीम है। क्या ड्रीम है, कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अचीव कर सके। Thank you guys. If you like my video, please hit the like button, subscribe to my YouTube channel and share